गाड़ी के तेल से लेकर खाने के तेल तक सब कुछ महंगा हो गया है और भी महंगा होता जा रहा है। अनाज हो, अंडा हो, सब्जियां, सब कुछ महंगा हो रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। थोक महंगाई 12.9% के साथ ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। खुदरा महंगाई भी 6 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अब हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सवाल इंडिया का में आज सवाल है, महंगाई की मार से कब मिलेगी निजात? कोरोना काल में चढ़ती महंगाई और गिरती कमाई, आम आदमी आखिर कैसे चलाए अपना घर? तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एम.के. वेणु, जो कि फाउंडिंग एडिटर हैं thewire.in के और आर्थिक मामलों के जानकार हैं। साथ में हमारे डॉक्टर आमन चुग जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेणु साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो महंगाई दर है, ये खुदरा है। कई लोग ये कहेंगे इसका असर जरूरी नहीं है कि आम आदमी पर पड़े, उसकी जेब पर पहुंचे। तो इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्या आम आदमी को चिंता करने की जरूरत है? भाई, आम आदमी पे तो इसका सीधा असर होगा, क्योंकि अब जैसे तेल के दाम है, अब सरकार ने टैक्सेस तो कम किए नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो। हालांकि केंद्र सरकार ने टैक्स काफी बढ़ाया है पिछले एक साल में। केंद्र सरकार तो तेल में राज्य सरकारों से तकरीबन दुगना टैक्स इकट्ठा करती है। अब केंद्र सरकार कह रही कि भाई हमें तो टैक्स तो चाहिए, क्योंकि हमें खर्चे भी करने हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करना है, अर्थव्यवस्था को सुधारना है। मगर उसका आम आदमी पे क्या असर है? 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल आपको कई स्टेट्स में मिल रहा है, मुंबई वगैरह में 100 रुपए से ऊपर चला गया है। तो आप सोचिए, जो आम आदमी जो पेट्रोल डीजल यूज करता है, या जो अपनी जो टैक्सी चलाता है या उबर वगैरह चलाता है, तो उन पे तो इसका सीधा असर है ना। और किसान भी डीजल का इस्तेमाल करते हैं अभी। तो ये महंगाई का असर तो होगा लोगों पे। और ऐसे टाइम पे महंगाई बढ़ रही है, जैसे मई में जो फिगर आई है जो चिंताजनक है। आरबीआई ने भी इस पे थोड़ी बहुत चिंता व्यक्त की है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 13% के करीब टच कर रहा है, और रिटेल सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6.3 आया मई में, जो कि आरबीआई के जो कंफर्ट जोन है उससे ऊपर है। आरबीआई का कंफर्ट जोन क्या है? 4 ±2। तो 6 से ऊपर जाते ही आरबीआई चिंता करने लगती है। तो ये ऐसे टाइम पे महंगाई बढ़ रही है जब अर्थव्यवस्था अभी सुधरी नहीं है, और सेकेंड वेव की वजह से और भी मार पड़ी है। और सीएमआई का जो डेटा आपको दिखा रहा है कि 97% जो लोग हैं, जो लो एम्प्लॉयड, उनकी जो इनकम में, आमदनी में घटौती हुई है। अगर रियल टर्म में देखें, अगर इन्फ्लेशन को अगर फैक्टर करके देखें, तो वैसी डिमांड, खपत की कमी है, उसके ऊपर से अगर इन्फ्लेशन हो तो अर्थशास्त्री आपको बताएंगे कि ये एक स्टैगफ्लेशन जैसा एक सिचुएशन है। जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, ये दोनों की जो चपेट जो एक साथ आना, एक बड़ा एक रिस्क है इकोनॉमी में अभी। कि तो मतलब कमाई नहीं हो रही है, आगे नहीं। जी, इतना साफ हो गया कि कमाई तो हो नहीं रही है, लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो ये मैं चुग साहब आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार को पता था, और सरकार ये हमारे ही देश में नहीं हुआ। कोरोना का जो मार पड़ा, जो आर्थिक मार पड़ी, वो सब जगह पड़ी थी। दूसरे जगहों पर जिस तरह के आर्थिक पैकेज आए और हाथ में पैसा लाने की कोशिश की गई आम लोगों के, क्या उतनी कारगर वो हमारे यहाँ रही? और ये महंगाई अगर बढ़ती रहती है तो क्या जितना पैसा उनके हाथ में दिया गया है उससे निपट पाएंगे इस बढ़ती महंगाई से? सबसे पहले तो नमस्कार है, जय हिंद है। शुक्रिया है आपका, आपके चैनल के माध्यम से एटलीस्ट मैं मौका लेता हूँ। एंड सबसे पहले तो मेरे जो कलीग हैं, लर्नड कलीग हैं, मैं उनको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है बिकॉज ऑफ जो पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन, वो डबल होता है दैन द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनीवेज, हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करते हुए हम ये समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन एक हेल्दी इन्फ्लेशन होनी जरूरी है। हालांकि यहाँ पे हम WPI की बात कर रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी कोर CPI की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मेजरली होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम सिर्फ फूड आइटम्स की बात करते हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, हम लगातार 2014-15 तक हम सिर्फ WPI की ही बात करते रहे। रीजन ये था कि WPI 2008 के बाद
10 से 11% से 6 से 7% आ गया। एंड इसलिए इकोनॉमी ग्रोथ वहां हमें 8% दिख रही थी, WPI 6% था। तो हर किसी को सिर्फ GDP ग्रोथ दिखती थी, मगर WPI देख के वो परेशान नहीं होता था। मगर असली में जो CPI था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि 2014 तक अडॉप्ट नहीं किया गया, वो उस जमाने में भी 12-14% था। यानी कि हम एक्चुअली में नेगेटिव GDP ग्रोथ में जी रहे थे, मगर वो एसेट क्लासेस इन्फ्लेशन के तहत हमारी ग्रोथ हो रही थी। 2014 के बाद हमने CPI को, मैं आता हूं उस पे, ये बहुत इतनी पृष्ठभूमि के लिए टेलीविजन में मेरे, माफ कीजिएगा, इतना वक्त नहीं होता। आप एक टाइम असाइंड है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। चलिए CPI ही सही, CPI भी तो 6 मंथ हाई पे है। यानी कि जो इंसान सामान खरीद रहा है, सर्विसेज ले रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस भर रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, जो भी कर रहा है, उसका कॉस्ट भी हाई है, गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट हाई है। तो क्या इतना पैसा उसके हाथ में लिक्विडिटी आई है? मैं अपना सवाल दोहरा रही हूं कि वो इस महंगाई से निपट पाए। देखिए, इन्फ्लेशन के 3 भाग होते हैं। पहला लिक्विडिटी जो आपके हाथ में होती है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी या बिजनेस जब चल रहा। दूसरा मिडल मैन के कारण जो महंगाई बढ़ती है, और तीसरा सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण। सप्लाई चेन डिसरप्शन या हम सब जानते हैं, एंड प्लस जो कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़े हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। CPI इंडेक्स में 42% जो रोल होता है वो हाउसिंग का होता है, और हाउसिंग के प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि स्टील, सीमेंट, कमोडिटी सब बढ़ रहे हैं। ऑयल बढ़ रहा है। ऑयल हमारा लास्ट ईयर ऑलमोस्ट $0 पे था, आज $7 आम आदमी के हाथ में। मैं वही कह रहा हूं ना, आम आदमी की डिमांड तो एक हेल्दी डिमांड है। जब सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण जब महंगाई बढ़ती है, या मिडल मैन के कारण जब महंगाई बढ़ती है, तो उस महंगाई को तो आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा ना। वो महंगाई इसका एक पार्ट बन रही है। चाहे 6.3% का हम कोर CPI बोले, चाहे 6% का हम CPI बोले, चाहे 12.8 का हम WPI बात को, चलिए ठीक है, चलिए मैं समझ रही हूँ महंगाई। हम लोग ये बोल ही नहीं रहे कि महंगाई बढ़ना किसकी गलती है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंसान के हाथ में, आम आदमी के हाथ में जितना पैसा है, क्या वो इस महंगाई को काउंटर कर पाएगा कि नहीं। वेणु साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मेरी तनख्वाह अभी जो है उस हिसाब से अगर महंगाई बढ़ रही है, क्या मैं इस स्थिति में हूं कि मैं इस महंगाई को झेल पाऊं? देखिए, ये आपके सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया। मतलब जिस तरह पिछले 1 साल में जो पहले पैंडेमिक जो 2020 में भी आपने देखा, और आप एक चीज देखिए, 2020 में जब पैंडेमिक हुआ और जब इकोनॉमी लॉकडाउन खुला, तब लोगों के पास फिर भी अपनी सेविंग्स थी थोड़ी, और एक पेंटअप डिमांड था जो आपको याद होगा अक्टूबर, नवंबर, दिवाली के बाद थोड़ा खुला और लोगों ने खरीदारी शुरू करी। इस साल आपको सारे एनालिस्ट बताएंगे, अर्थशास्त्री बताएंगे कि इस साल कोई पेंटअप डिमांड नहीं है। इस साल वो भी नजर नहीं आ रहा। लोगों की जो सेविंग्स हैं वो भी काफी, लोगों ने उसका भी खपत हुआ है, खर्चा हुआ है। अब और आगे जाके जैसे CMI का डेटा दिखाता है, जब तक एम्प्लॉयमेंट नॉर्मलाइज नहीं होगा, यूथ एम्प्लॉयमेंट, मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, यूथ एम्प्लॉयमेंट, ये CMI का आंकड़ा है जी। अप्रैल मई में 27% है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये CMI का आंकड़ा है, 27%। और ये जब तक यंग लोग को नौकरी नहीं मिलेगी और यंग लोग डिमांड खर्चा शुरू नहीं करेंगे, तब तक तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं, और महंगाई जो है उस पे और बाधा डाल रही है। ये मेरा कहना। चलिए वेणु साहब, वक्त हमारा खत्म हो चुका है। चुग साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, समझाया हमें कि क्या मतलब है इस महंगाई दर का। लेकिन मतलब से ज्यादा जरूरी शायद हमारे लिए ये हो जाता है कि क्या इस महंगाई दर को हम झेल पाएंगे या नहीं। ये जो बढ़ रही महंगाई है, क्या ये हमें कुचल के तो नहीं चली जाएगी? यही चिंता एक आम कामकाजी आदमी की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। अकाली दल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता मोहाली में मुख्यमंत्री के फार्म हाउस के बाहर जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। अकाली दल कोरोना वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचने के मामले में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
आपको सीधी दिखा रहा हूँ मोहाली की, और ये देखिए ये। तो सवाल इंडिया के में आज इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।